वक्त का पहिया क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चला है? क्या वक्त ने प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से डगमगाने की शुरुआत कर दी है? कल तक जिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के गीत गाए जाते थे, अब उन्हीं मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? जो जल्द से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 2015 के बाद से लगातार 2019 तक समूची दुनिया ने देखा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और वहां पर धूम धड़ाका और चकाचौंध के बीच जितनी बड़ी तादाद में एनआरआई भारतीयों की मौजूदगी रहती और उन सब के बीच हिंदूवादी स्वयंसेवकों की मौजूदगी, उसके एक एक दृश्य को याद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि क्या वाकई आज की तारीख में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी वो जलसा कर सकते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, ब्रिटेन में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, फ्रांस में कर सकते हैं? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इतने बड़े हो गए हैं जिसमें बीजेपी अगर देश के भीतर लगातार एक ऐसी मोटी लकीर खींचती चली गई जिसमें एक ही संदेश था, अगर बीजेपी का विरोध, अगर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध तो देश का विरोध, और अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो यह देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इस देश और मोदी को लेकर जब एक मोटी लकीर यह कहकर खींची कि अगर लोकतंत्र भारत में है, लोकतांत्रिक देश के तौर पर पहचान भारत की है, तो उसमें लोकतांत्रिक नेता और लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं रखा जा सकता है। यह सवाल क्यों गूंज रहा है? और इस सवालों के अक्स तले क्या यह माना जाए कि जिस पूंजीवाद को लेकर बीजेपी एक वक्त विरोध करती रही और अब वह जिस राइट पोजीशन में जाकर खड़ी है दुनिया भर के मंचों पर, उसी पूंजीवाद को लेकर एक टकराव है। एक तरफ उग्र हिंदुत्व के साथ उग्र राइटिस्ट की सोच है और दूसरी तरफ सेंटर से राइट की तरफ बढ़ते हुए कदम है। क्या ये हमें लगता है कि आज दुनिया की परिस्थिति में भारत की मौजूदगी के बीच इस बात को जरूर एहसास कीजिए कि 2024 को लेकर जो नैरेटिव बनेगा, उस नैरेटिव में यह हो सकता है कि समूची दुनिया भारत पर हमला कर रही है। और दुनिया का मतलब यह है कि वही देश जहां कल तक प्रधानमंत्री मोदी के जलसे होते थे, वह देश जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े थे। तो क्या इस दौर में भारत ने रुख अलग कर लिया, तरीके अलग कर लिए, या देश को बचाने के लिए इकोनॉमिक परिस्थिति को नए तरीके से देखना शुरू किया? और जिस तरीके से विदेश मंत्री दुनिया भर के मंचों पर यही कहते हैं, पहले हम अपने घरेलू स्थितियों को देखेंगे या आपकी जरूरतों को देखेंगे, यह जिक्र रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस से खरीदे जाने वाले उस कच्चे तेल का है जो आज की तारीख में भारत को बहुत रियायत दर पे मिलता है, और उसकी साफ सफाई कर कर भारत उन्हीं देशों को बेच रहा है जो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के साथ खड़े होकर उन्हें हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि नाटो देश की एक लंबी कतार है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच जो म्यूनिख में इस वक्त कॉन्फ्रेंस लगातार G7 की चल रही है और उसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सब के बीच कुछ सवालों पर आज गौर इसलिए कीजिए कि भारत की राजनीति में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर से उभरते सवाल ठीक उसी तरीके से छा रहे हैं जैसे कल तक प्रधानमंत्री मोदी की गूंज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती थी तो भारत की राजनीति के भीतर अक्सर यह सवाल खड़ा होता था, देखिए ऐसा नेता कहां मिलेगा? तो क्या बहुत स्ट्रेटजिकली इस वक्त इस देश की सत्ता ने यह तय किया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पश्चिमी देशों की सोच को ही टारगेट पर लिया जाए? कौन जानता है जॉर्ज सोरस को? कौन जानता है जिन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर जो भाषण दिया? कौन जानता था बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जो बिजनेस बीबीसी को देखने वालों की तादाद देश में सिर्फ 6.5 करोड़ है? कौन जानता था इस दौर में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जब आएगी और दुनिया भर के बैंक जब पीछे हाथ खींच लेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, तो इन सब के बीच अब दुनिया के फोर्ब्स के भीतर भी यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने
रूस के बैंक से 2000 करोड़ रुपए लोन जो लिए उसकी एवज में गौतम अडानी के कंपनियों के शेयर गिरवी कर दिए और इसको सार्वजनिक नहीं किया।